नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। नगर निगम अंतर्गत सामुदायिक भवनों को लेकर निगम के द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। निगम द्वारा एक भवन का टेंडर निरस्त कर दिया गया है, साथ ही अन्य 2 भवनों पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया जारी है। अंबिकापुर नगर निगम अंतर्गत सामुदायिक भवनों को किराए में दिए जाने और भवन के किराए की राशि की वसूली को लेकर निगम के द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। निगम के द्वारा एक भवन का टेंडर निरस्त कर दिया गया है, साथ ही अन्य 2 भवनों पर कार्यवाही की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि नगर निगम की पहली सामान्य सभा में उठे इस मुद्दे को लेकर निगम प्रशासन ने भवनों के ठेकेदार को नोटिस जारी कर राशि जमा करने का फरमान भी जारी किया था। वहीं विपक्षी दल भाजपा के पार्षद ने इस मामले में पूरी प्रक्रिया को नियम विरुद्ध बताया था। इधर निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने बताया कि ठेकेदार को सरगुजा सदन, राजमोहिनी देवी भवन समेत निगम क्षेत्र के 3 भवनों को किराए में लेने वाले ठेकेदार पर 2017 से 2020 तक निगम को 1 करोड़ 10 लाख रुपए किराया देना था, लेकिन नगर निगम के 2 नोटिस के बाद भी किसी तरह का कोई जवाब नहीं मिलने से राजमोहिनी देवी भवन का टेंडर निरस्त कर दिया गया है। साथ ही और 2 भवनों पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया चल रही है। इधर ठेकेदार ने इस कार्यवाही को नियम विरुद्ध बताते हुए कहा कि मेरा पैसा भी निगम पर बकाया है, जिसकी वजह से पैसे देने में देरी हुई है। कार्यवाही जैसे हमारा 2011 में हमारे फर्म द्वारा जो उनके प्रोप्राइटर हैं उनके नाम से टेंडर हुआ था। 2011 से लेकर 2018 तक पूरी पेमेंट हुई है तीनों भवन की। उसके बाद जैसे निगम में हमारा कार्य भी चलता है, जैसे हमने सरकारी काम पहले 15 अगस्त, 26 जनवरी, राज्योत्सव और शहर में कई जगह जो वार्ड में शिविर लगते हैं उसमें हमारा टेंट का कार्य होता है। सामान्य सभा का हुआ, सम्मान सभा का हुआ, चंबोथी तालाब का, ये सब जो सरकारी काम हमारा भी होता रहा। तो 18 के बाद हमारा पैसा मिलना दम ही बंद हो गया, तो हमारा भी पैसा निगम के पास बहुत सारे जमे हो गए। तो हमने सोचा कि जब हमारा पैसा इतना है तो इनका भी पैसा इतना है, तो दोनों को मिला के जैसे हमारा चेक काटेंगे तो हम जमा कर देंगे। पूर्व में भी कमिश्नर मौखिक ऐसी बोलती रहे कि समायोजन हो जाएगा, समायोजन की प्रक्रिया शायद बताई कि ऐसे नहीं होता। तो हमने एक बात रखी थी कि हमारा चेक काट दीजिए, फिर हम चेक दे देते हैं आपको, उससे हमारी भवन का जो किराया बाकी वो पूरी हो जाएगी। लेकिन अचानक 2 नोटिस देने के बाद सामान्य सभा में एक बात उठी थी, विपक्ष द्वारा उठाया गया था, उसके एक तरफा कार्रवाई करते हुए हमारी नहीं सुनी गई और हमारा भवन को निरस्त कर दिया गया है। राजमोहिनी देवी भवन का जो भवन जो है वह 2012 में कॉन्ट्रैक्टर को अलाट हुआ था और इसमें एक निर्धारित राशि के तहत अलाट हुआ था, जिसका लगातार 3 साल से किराया जमा नहीं हुआ था। उनको बारंबार नोटिस जारी किया जा रहा था, उसके बाद भी उनके द्वारा किराया जमा नहीं किया गया, क्योंकि उनका एक तर्क ये था कि उनके कुछ बिल निगम में पेंडिंग है, उसका समायोजन कर दिया जाए। हमने अपने नोटिस में यह स्पष्ट भी कर दिया था कि समायोजन का प्रावधान अनुबंध की शर्तों में नहीं है और समायोजन संभव नहीं है, और इस आधार पर हमने उसको दोबारा भी नोटिस दिया था कि भाई हम समायोजन हम नहीं कर पाएंगे, आपको पैसा जमा करना ही पड़ेगा। जिसके तहत एक निर्णय लेते हुए फिर हमने राजमोहिनी देवी का जो टेंडर है उसको निरस्त कर दिया, उन अनुबंध को हमने निरस्त कर दिया है और हमने उसको टाइम दिया है भवन खाली कराने के लिए, और हम एक निर्धारित समय के बाद हम उसको भवन खाली हम करवा देंगे। शहर में लगे अवैध होर्डिंग और फ्लेक्स के खिलाफ नगर निगम ने कार्यवाही शुरू कर दी है। पुराने टेंडर के दौरान निगम क्षेत्र में 7 जोन में लगे अवैध होर्डिंग और फ्लेक्स को नगर निगम की टीम के द्वारा हटाया जा रहा है। निगम क्षेत्र के 7 जोन में लगे अवैध होर्डिंग और फ्लेक्स के खिलाफ नगर निगम ने कार्यवाही शुरू कर दी। आपको बता दें कि सामान्य सभा की बैठक में सभी पुराने टेंडर को निरस्त कर दिया गया है, साथ ही नया टेंडर जारी कर दिया गया है, जिसके तहत पुराने टेंडर के दौरान लगे होर्डिंग्स और फ्लेक्स को निगम के द्वारा हटाया जा रहा है। पुराने ठेकेदार के द्वारा टेंडर निरस्त होने के बाद होर्डिंग और फ्लेक्स को निगम के 7 जोन से नहीं हटाया गया, जिसके बाद निगम को यह कार्यवाही करनी पड़ी। गौरतलब है कि त्योहारों का समय भी नजदीक आ रहा है और शहर में लगने वाले होर्डिंग और फ्लेक्स की संख्या और भी बढ़ने की संभावना है, जिसे देखते हुए लॉकडाउन के दौरान निगम द्वारा शहर में लगे होर्डिंग और फ्लेक्स को हटाया जा रहा है। साथ ही लॉकडाउन के मद्देनजर ट्रैफिक अधिक न होने के कारण निगम को काफी सहूलियत भी मिल रही है। निगम के जो 7 जोन में अवैध होर्डिंग और अवैध फ्लेक्स काफ़ी संख्या में लगे हुए हैं और इस संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी फिर त्योहारों का समय फिर स्टार्ट हो रहा है, फिर इनकी बढ़ने की संभावना और भी ज़्यादा है। और चूँकि सामान्य सभा में यह भी पास हो चुका है कि सभी होर्डिंग के जो ठेके हैं
जो टेंडर हुआ था वो सभी को निरस्त करके पुनः टेंडर जारी करने के लिए सामान्य सभा में पास हुआ है। तो इसको देखते हुए चूँकि लास्ट टाइम भी कुछ जो अपने जो जोन थे वहाँ पुराने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने खाली नहीं किए, तो इसको देखते हुए हमने तैयारी कर दी है और सभी अवैध होर्डिंग को भी हम अभी तत्काल रूप से हटवा रहे हैं। और ये जो समय है, चूँकि लॉकडाउन का समय है, इस समय ट्रैफिक काफ़ी कम है, इसे हमको हटाने में आसानी होगी करके हमने ये समय चुना है और हम इसको कर रहे हैं। केंद्रीय जेल अंबिकापुर में कोरोना वायरस की एंट्री के बाद जेल प्रबंधन काफी सावधानी बरत रहा है। जेल के अंदर कोविड-19 की वास्तविक स्थिति क्या है, इसे जानने के लिए अब कैदियों का सैंपल लेकर कोविड-19 की जांच की जा रही है। वहीं इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जेल पहुंचकर कोरोना संदिग्ध कैदियों का सैंपल लिया है। केंद्रीय जेल अंबिकापुर में कोरोना से संक्रमित एक कैदी मिलने के बाद जेल प्रबंधन भी सख्ते में है, और हो भी क्यों ना। केंद्रीय जेल अंबिकापुर में लगभग 2230 कैदी बंद है। ऐसे में जेल के अंदर कोरोना वायरस की दस्तक के बाद अन्य कैदियों में भी कोविड-19 के संक्रमण फैलने का खतरा मंडरा रहा है। यही नहीं, एक कैदी के संक्रमित पाए जाने के पहले अंबिकापुर जेल में पदस्थ 3 जेल प्रहरी भी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे, जिस वजह से खतरा और भी बढ़ गया है। लेकिन एक साथ 2230 कैदियों का सैंपल कैसे लिया जाए, यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कैदियों को कोविड-19 से बचाने के साथ साथ सुरक्षा भी काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल इतनी बड़ी संख्या में कैदियों को जांच केंद्र में ले जाकर उनकी जांच कराना जेल प्रबंधन के सामने काफी चुनौतीपूर्ण था। इसे देखते हुए जेल अधीक्षक राजेंद्र गायकवाड़ ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखकर मांग की थी कि कैदियों की जांच के लिए जेल में ही स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजी जाए। इसके बाद जिला स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम कैदियों की कोविड-19 की जांच के लिए जेल पहुंची थी। डिस्ट्रिक्ट सैंपल कोऑर्डिनेटर नवीन सिंह ने बताया कि जेल में बंद लगभग 400 ऐसे कैदियों का एंटीजन पद्धति के जरिए सैंपल लिया जाएगा, जिन्हें सर्दी, खांसी, बुखार सहित कोरोना के लक्षण होंगे। वहीं उन्होंने बताया कि एंटीजन पद्धति के जरिए कैदियों की कोरोना रिपोर्ट 2 से 3 घंटे के भीतर ही आ जाएगी। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि केंद्रीय जेल अंबिकापुर के अंदर कोरोना वायरस की वास्तविक स्थिति क्या है और कितने कैदी कोरोना से संक्रमित पाए जाते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों को खबर मिली कि सेंट्रल जेल में कुछ ऐसे मरीज हैं जिनको कोविड के लक्षण हैं, सर्दी, खांसी वगैरह। तो हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम डॉक्टर पीएस सिसोदिया सर, जो हमारे सीएमएचओ हैं, उनके निर्देशन में आज यहाँ पर पहुँची है केंद्रीय कारागार में। और यहाँ पर हमारा लक्ष्य है कि हम सभी का जितने भी सिम्टोमेटिक लोग हैं, है ना, इनके अलावा जो भी ऐसे लोग होंगे जो हमको लगेंगे कि क्लिनिकली जिनका जांच करना आवश्यक है, उन सभी का जांच करेंगे। सर 200 से 300 टेस्ट हम आज कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे, है ना। रैपिड एंटीजन टेस्ट है हमारा। जैसे कि जेलर साहब से बात हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर 2230 कैदी हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन जो सिम्टोमेटिक है, पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम उनको कवर करें, है ना। उसके बाद अगर सिम्टोमेटिक के बाद जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स आते हैं उनको हम कवर करके टेस्ट करके कंप्लीट करेंगे। रैपिड एंटीजन का टेस्ट है, इसका टेस्ट का रिपोर्ट 2 से 3 घंटे में हम लोगों को मिल जाता है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हत्या के प्रयास का मामला सामने आया है, जहां एक मामूली विवाद के चलते पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वहीं कोतवाली पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मामला हबीबनगर स्थित आर्यन मार्ग के पास का है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शाहजहां बेगम शुक्रवार की सुबह करीब 8 बजे अपने नए घर में खाना बना रही थी। इसी दौरान पति आमिर खान से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। तैश में आकर पति ने पहले पत्नी को डंडे से पीटा और उसके बाद धारदार हथियार से पत्नी के गले पर हमला कर दिया। वहीं अपनी जान बचाने के लिए पत्नी ने शोर मचाया। उसकी आवाज सुन आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंच गए। जैसे ही पड़ोसी घर के अंदर गए, अंदर का नजारा देख वे सभी दंग रह गए। पीड़िता खून से लथपथ थी और आरोपी पति डंडे से उसकी पिटाई कर रहा था। उसके बाद पड़ोसियों ने महिला की जान बचाई और उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर आए। वहीं गंभीर रूप से घायल पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़िता का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिजनों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस आरोपी पति के खिलाफ हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में
विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। NHM कर्मचारियों के द्वारा सामूहिक रूप से इस्तीफा देने के बाद कलेक्टर की अनुशंसा पर अब तक 23 NHM कर्मचारियों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए रिक्त पदों की भर्ती के लिए शासन से अनुमति मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नियमितीकरण की मांग को लेकर स्वास्थ्य विभाग के NHM संविदा कर्मचारियों ने भारी संख्या में CMHO कार्यालय पहुंचकर सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद 23 सितंबर को 11 NHM कर्मचारियों का इस्तीफा कलेक्टर के अनुमोदन पर मंजूर कर लिया गया था। वहीं 24 सितंबर को कलेक्टर संजीव कुमार झा के अनुमोदन पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर PS सिसोदिया द्वारा 12 संविदा कर्मचारियों के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं। गौरतलब है कि सरगुजा जिले में संविदा के कुल 417 कर्मी कार्यरत थे, जिनमें से 262 कर्मचारी सामूहिक हड़ताल पर थे। वहीं अब 157 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उदयपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत हाथियों के दल ने फिर से उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। हाथियों के दल ने एक किसान के घर को ध्वस्त करने के साथ ही धान और मक्के की फसल को रौंदकर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। वन परिक्षेत्र उदयपुर में हाथियों का दल विगत एक सप्ताह से उत्पात मचाए हुए है। हाथियों ने दावा से होते हुए करमकठरा जंगल में प्रवेश किया तथा गुरुवार को रात में लक्ष्मणगढ़ जंगल किनारे स्थित एक किसान के घर को तोड़कर नुकसान पहुंचाया तथा कई किसानों की धान व मक्के की फसल को बुरी तरह से रौंदकर नष्ट किया है। वहीं सभी हाथी दिन भर करमकठरा जंगल में शांत रहने के बाद शाम को बाहर निकलकर पूरी रात महेशपुर, मानपुर, लक्ष्मणगढ़, मारडीह जंगल, मोहनपुर, उपकापारा, फुनगी, ससाकालो में घूमकर धान व मक्के की फसलों को बुरी तरह से रौंदकर और खाकर लगभग 1.3 हेक्टेयर धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है। हाथियों से लोगों को बचाने के लिए वन अमला उपवन क्षेत्रपाल AB सोनी के नेतृत्व में बुधवार सुबह से ही इनकी निगरानी में लगा हुआ है। वन अमले द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए मुनादी की जा रही है तथा लोगों को हाथियों से दूर रहने की सलाह भी दी जा रही है। जंगल किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोगों को बस्ती में आकर शासकीय स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र इत्यादि पक्के मकानों में रखने की व्यवस्था भी की जा रही है। बलरामपुर जिले में आज भी कई ऐसे गांव हैं जो बरसात के मौसम में टापू में तब्दील हो जाते हैं और ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर मजबूरन नदी पार करना पड़ता है। गांव की ये तस्वीरें जब सामने आती हैं तो विकास के सरकारी दावों की पोल खुल जाती है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर गांव है चिल्मा, जो मुख्य मार्ग NH 343 से बस कुछ ही दूरी पर है, लेकिन यहाँ जाना काफी मुश्किल है। अगर आपको इस गांव में पहुँचना है तो बिना पुल की उफनती सांसू नदी को पार करना पड़ेगा। यहाँ के ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सांसू नदी को पार करते हैं और किसी तरह अपनी आजीविका चलाते हैं। ग्रामीणों को कहीं भी जाना है तो उफनती नदी को पार करना पड़ता है और इस दौरान कई बार वे खुद भी बह जाते हैं। अपना सारा सामान कंधे में या साइकिल में ढोकर ग्रामीण नदी को पार करते हैं। तिहल हो गई है काहे कि बहुत पूर्व से मैंने चिलमा में जो बैठीन है हमारे पहाड़ी कुरवा मन ओमन जो है तो आज तक शासन कोई ध्यान नहीं दी है। काहे कि शासन कहल कि पहाड़ी कुरवा को गोद में लिया गया है, राज्य सरकार कहल, केंद्र सरकार कहल, भारत सरकार कहल, लेकिन इनमें कोई योजना हमन के नहीं मिल पाता आज तक। लेकिन आज हमार नया गठन हुई, नया ग्राम पंचायत हुई, एकर स्तर से एक हमार नया उप सरपंच को सरपंच के बनाएं, ओकर तहत यानी DFO के संपर्क करें तो एक ठे हमन के राहत, महिला मन के राहत बारे एक ठे नाव दीन है।
ग्रामीणों की ये समस्या काफी सालों से बनी हुई है, लेकिन आज तक इस पर किसी की भी नजर नहीं गई है। इस गांव में पहाड़ी कोरवा जनजाति की बाहुल्यता भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में इन तक पहुंचने वाली योजनाएं भी नदी के कारण इस पार ही रुक जाती हैं। ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए डीएफओ ने यहां ग्रामीणों के लिए 2 डोंगा की व्यवस्था की है, लेकिन ग्रामीण उसका संचालन करने नहीं जानते हैं, जिससे उसमें उन्हें डर ही बना रहता है। ऐसे में ग्रामीण यहां पर सरकार से पुल की मांग कर रहे हैं, जिससे उनकी समस्या दूर हो सके। गांव के सरपंच ने बताया कि डीएफओ की मदद से नदी तक डोंगा पहुंच गया है। अगर ऐसे ही बड़े अधिकारी इस पर ध्यान दें तो उनका गांव विकास के नए आयाम छुएगा। जब बारिश हुए तो बहुत ज़्यादा पानी आयल और पार होना बहुत असंभव है। काहे कि हमारे जगह पहाड़ी कोरवा बहुल क्षेत्र है और ये राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं, लेकिन आज भी ये गांव मूलभूत सुविधाओं का अभाव में पड़ी से कोई भी शासन प्रशासन कर नज़र हमारे गांव पर नहीं है। अभी नया पंचायत बनी से मैं वहाँ कर सरपंच अंजू बेग बोलत हूँ और मैं अपन पंचायत लेके काफ़ी चिंतित हूँ, परेशान हूँ। काहे कि आज तक न शासन प्रशासन राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र करो ध्यान नहीं गई से और इलाज के अभाव में हमार जकर एक पहाड़ी कोरवा कर मृत्यु भी 15-20 दिन पहले हो चुकी से। शिक्षक जब स्कूल जाते हैं तो बच्चों को कंधे पर बिठाकर नदी पार करवाते हैं और सप्ताह में कुछ ही दिन स्कूल पहुंच पाते हैं। वहीं जब नदी में पानी ज्यादा होता है तो कई ग्रामीणों की इलाज के अभाव में मृत्यु भी हो जाती है। यहाँ जितना भी जो विशेषकर तो बरसात के समय नदी नाला भर जाता है और जो भी बीमारी होते हैं तो बहुत परेशानी होता है और बीमार से इलाज भी करवाने नहीं पाते हैं, जाने नहीं पाते हैं नदी के चलते। और जो भी कर्मचारी हैं चिलमा गांव से उन लोग भी दूसरे जगह काम करने नहीं जाने पाते हैं। फॉरेस्ट के एसडीओ ने कहा कि ग्रामीणों की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए डीएफओ ने नदी में डोंगा की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि पुल बनाना उनके विभाग में नहीं है। दिक्कत तो है क्योंकि पिछले समय जब हम 15 अगस्त के समय वन अधिकार का जो ऋण पुस्तिका वितरण के लिए इस गांव में आए थे, उस समय जो परेशानी थी वास्तव में हमने देखा है। और उसके बाद में भी हम और एक बार आए थे जिस समय एक पहाड़ी कोरवा का जो अत्यंत बीमार था जिसको इलाज के लिए ले जाया गया था नदी पार करके। और जब इलाज करके जब उसको वापस ला रहे थे तो यहाँ चूँकि नदी के भरने के कारण मतलब नदी में पार नहीं हो पाने के कारण उसका रास्ते में ही उसका जो है कि देहांत हो गया था। तो ऐसे परिस्थिति में हमारे डीएफओ साहब जो है कि ये व्यथा यहाँ का सुने और उन्होंने तत्काल एक नाव उपलब्ध कराया है गांव के लिए और साथ में उन्होंने इस गांव को गोद लिया है और तरह तरह के जो अभी इसमें पौधे जो आ रहे हैं ये इस गांव में लग रहे हैं। ग्रामीण इलाकों तक विकास की धारा पहुंचाने के लिए ढेरों सरकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। ऐसे में इन गांवों का क्या कसूर है जो शहर के नजदीक होते हुए भी प्रशासन की उपेक्षा के कारण दूर हो गए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि डीएफओ ने जिस तरह से इस गांव की मदद की है, क्या आने वाले समय में दूसरे अधिकारी भी इस गाँव की सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए पुल के निर्माण के लिए कोई पहल करते हैं या नहीं। बलरामपुर जिले के गौठानों में गोबर खरीदी नहीं होने के कारण किसान काफी परेशान हैं। किसानों का आरोप है कि ट्रैक्टर में गोबर तो लाया जाता है लेकिन उसे बाहर ही खड़ा कर दिया जाता है। साथ ही बेचे गए गोबर के भुगतान में भी लेट लतीफी की जा रही है। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत गोपालपुर के आदर्श गोठान में गोबर बेचने में किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिदिन दर्जनों की संख्या में किसान सैकड़ों किलो गोबर लेकर गोठान पहुंच रहे हैं, लेकिन खरीदी नहीं होने से काफी परेशान हैं। ग्रामीण ट्रैक्टर में गोबर भरकर बेचने के लिए ला रहे हैं, जिससे उन्हें बेहतर आमदनी हो सके और सरकार की गोधन न्याय योजना सफल हो सके। ऐसे में यहाँ गोबर खरीदी के लिए व्यवस्था तो है, लेकिन आखिर गोबर की खरीदी ठीक ढंग से क्यों नहीं हो रही है, ये चिंता का विषय है। ग्रामीणों ने गोठान समिति के अध्यक्ष और जनपद के सीईओ के ऊपर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि किसान ट्रैक्टर में गोबर भरकर लाते हैं, उसे बाहर ही खड़ा कर दिया जा रहा है और अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। इससे उनका गोबर बिक नहीं पा रहा है और वे बेहद परेशान हैं। वहीं उन्होंने बेचे गए गोबर के भुगतान पर भी लेट लतीफी का आरोप लगाया है और कहा कि ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पूरी तरह से गोबर की बिक्री बंद हो जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि इस गाँव में किसान
खेती पर ही निर्भर हैं और हर किसान के पास 50 से 60 मवेशी हैं, जिससे अत्यधिक गोबर होता है। सीईओ साहब घर से गोबर खरीद लें, 1.5 रुपए किलो उन्हें दे देंगे। वहीं मामले में गौठान समिति के अध्यक्ष ने कहा कि जो किसान गोबर लेकर आ रहे हैं वे ट्रैक्टर को अंदर लेकर घुस जाते हैं, जिससे चारों ओर गंदगी और कीचड़ होती जा रही है। इससे खरीदी में काफी परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि किसानों के द्वारा लाया गया गोबर पूरी तरह से खरीदा जा रहा है। बस परेशानी से बचने के लिए ट्रैक्टर को बाहर खड़ा करने के लिए गेट बंद कर दिया गया है। परेशानी है सर कि देखिए गोबर आते हैं वहाँ से और साइकिल से उसको झोरो झीटो ठोक करके हम कंटा के पास कैसे ले जाएं है? और रोड यहाँ लीक बना है, डस्ट बिछा हुआ है, उसमें गाड़ी घुसता है। अब गाड़ी घुसाने से कीचड़ नहीं होता है, उसमें आ जाते हैं बढ़िया। लेकिन इस समय सीओ साहब अध्यक्ष मना किए हैं। गोबर डेली हम बेचने आते हैं, उसके बाद आज अचानक गाड़ी से लेके आए, मतलब मना कर दे रहा है सीओ साहब और अध्यक्ष दोनों जन मिल के गाड़ी नहीं घुसने देता है। अध्यक्ष बोलता है कि कीचड़ है, कीचड़ हो जाता है और सीओ अध्यक्ष को बोला गया है, सीओ बोल दिया है। बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। 50 बोरा गोबर रहता है और साइकिल से सीओ साहब बोलते हैं डोह के तो लाओ, तो साइकिल से डोहने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। हम गाड़ी में ले जाके वहाँ कांटा के पास डंप मारते हैं, खाली करते हैं, उसके बाद तुलाते हैं तो हमको आसान लगता है। और साइकिल से सीओ साहब बोलते हैं तो परेशानी है बहुत ज़्यादा। घुसने नहीं दे रहा हूँ, कीचड़ हो जाता है। और ये टंकी जो बना है उसमें गाड़ी धोते हैं लोग, ज़बरदस्ती करते हैं। मेरे को जब मना किया गया है सीओ कि इसमें कीचड़ हो जाता है, मत घुसने देना गाड़ी। हम ज़बरदस्ती करते हैं एकदम। सीओ साहब बोले थे कि गाड़ी घुसने मत देना। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।